नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। मैं दोस्तों आपके साथ जायसवाल सर। बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और साथियों प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट नंबर 36 है, जिसमें आपके पर्यावरण ईवीएस के शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के आपके ईवीएस में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 10 प्रश्न करना है। तो आने वाले आपके 5 से 6 सेट में हम टोटल ईवीएस के इन्वायरमेंट के पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न करेंगे, जो आपके 10 नंबर कन्फर्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि शिक्षक की बहुमूल्य सबसे बहुमूल्य निधि है, क्या होती है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। तो शिक्षक के सबसे बहुमूल्य निधि उसकी सेवा है, वेतन है, गर्व है या छात्रों का विश्वास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, सिलेक्शन वाला प्रश्न था कि शिक्षक से सबसे बहुमूल्य निधि उसकी क्या होती है, छात्रों पर विश्वास। छात्रों का विश्वास ही शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी जानते हैं शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं। कुम्हार एक घड़ा बनाने वाला होता है, वैसे ही शिक्षक होते हैं छात्रों के ऊपर एक कुम्हार का कार्य करते हैं, जो न सिर्फ उनके जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में विश्वास जगाते हैं कि वे शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अतः शिक्षक के सबसे बहुमूल्य निधि छात्रों का विश्वास हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी कहला जाएगी। तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि विचार गोष्ठी एवं सूत्रलोकन हो जाएगा, या सूत्रलेख एवं दिया गया कार्य हो जाएगा, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना हो जाएगी, व्याख्यान एवं सूत्रलेख हो जाएगा। सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो चलिए आइए जान लेते हैं दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त जो शिक्षण विधि होती है वह विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना हो जाएगी। अब यह उत्तर क्यों होगा, क्योंकि इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं और यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण मानी जाती है और प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्य के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना, शारीरिक श्रम करना निहित होता था। तीसरा प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, आइए जान लेते हैं। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक सिद्धांत कहलाता है, कानून बन जाता है, खोज हो जाती है या मूल संकल्पना हो जाती है। तो सभी जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सबक व्याख्याता लोग हैं कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से अगर वह गलत नहीं होता है तो वह एक सिद्धांत बन जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है साथियों, प्रश्न क्या दिया गया है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है। बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक जो भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है वह होता है टीम भावना बढ़ाना। अब आप यह सोचेंगे टीम भावना बढ़ाना कैसे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे शैक्षणिक भ्रमण की मूल उद्देश्य की बात करेंगे तो मूल उद्देश्य होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना। बहुत सारे हमने क्यों डी ऑप्शन किया, बहुत सारे गलत कर देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण में जाते हैं तो बहुत सारे लोग जाते होंगे, तुम्हारा आंसर टीम की भावना का बढ़ाना होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। जब आप जाएंगे, पेड़ पौधों को देखेंगे, वहाँ स्थल को देखेंगे, वनों को देखेंगे, जंगलों को देखेंगे, तो वह अनुभव आपका प्रत्यक्ष अनुभव कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया, पांचवा प्रश्न, आइए समझ लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण आपको बताना है कि लक्ष्य केंद्रित होना, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता होगा या साथियों उपर्युक्त सभी हो जाएगा।
अब आपका कमेंट तय करेगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे इस प्रैक्टिस सीरीज में पार्ट नंबर 36 में 20 में से आपका 10 प्लस स्कोर है, 12 प्लस स्कोर है या 15 प्लस एबव आपका कितना स्कोर है। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का जो गुण होता है, लक्ष्य केंद्रित विधि भी है, सृजनात्मक विधि है, चयनात्मक विधि है। तो ये तीनों विधियां कहला जाएंगी, अर्थात उपर्युक्त भी डी ऑप्शन हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, लक्ष्य केंद्रित विधियां, सृजनात्मक और चयनात्मक, ये सारे विकल्प सही हो जाएंगे क्योंकि ये सारे विधियां जो हैं समस्या समाधान विधि के गुण हो कहला जाएंगे। छठवां प्रश्न आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। प्राथमिक अर्थात 1 से लेके 5th क्लास की बात करेंगे। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर आधारित होती है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर आधारित होती है, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित होती है। सभी कमेंट करेंगे। प्राथमिक स्तर 1 से लेके 5 तक के क्लास के बच्चों के लिए जो खेल विधि आधारित होती है साथियों, वह शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर आधारित होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना है, इसलिए खेल विधि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षण विधि की बात करेंगे। आइए साथियों 7वां प्रश्न जान लेते हैं, समझ लेते हैं और इनका फीडबैक जान लेते हैं और सही और सटीक आंसर जान लेते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है क्यों आवश्यक है। आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु हैं, तो ये बताइए साथियों, सतत और व्यापक जो मूल्यांकन होता है आवश्यक क्यों होता है। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है ये जानने के लिए होता है, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए होता है, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु होता है। तो सभी को पता है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, इसलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक होता है, जिससे छात्र को अधिगम संबंधी समस्याओं के कारण अवरोध न उत्पन्न हो तथा साथ ही निरंतर मूल्यांकन होने से विद्यार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, डर नहीं होता है विद्यार्थियों में कि परीक्षा आ रही है, एग्जाम हो रहा है, ये टेस्ट दे लेते हैं, उनका क्या एक भय क्या होता है, एक प्रकार से भाग जाता है, डर जाता है, और यही भय को डर करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है, तो शैक्षिक का शैक्षिक अभिप्राय क्या होगा। मतलब इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, देखिए, बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझा देना, कूड़े से बनी शेष वस्तुओं को प्रदर्शनी आयोजित करना और कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। देखिए, बच्चे को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझा देना और बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अभिप्राय हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन भी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये और ना कि कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो हमारा सी ऑप्शन गलत दिया गया है, बाकी ए बी सी तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। अगर नेगेटिव पूछा जाएगा तो नेगेटिव ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, बाकी वैसे हमारा अगर नेगेटिव नहीं पूछा जाता तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। निर्धारण मापनियाँ, दत्तकार, कागज पेंसिल परीक्षण, या हम बात कर रहे हैं मौखिक प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो देखिए, समूह कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण दत्तकार हो जाएगा। क्यों होगा साथियों, क्योंकि दत्तकार में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं जिस पर किसी शिक्षक का या अन्य बाह्य कारकों का दबाव नगण्य होता है। नगण्य मतलब बहुत ही नाम मात्र का। इस प्रकार के अध्ययन में शिक्षार्थी अपनी भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं आदि को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिससे उनके सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं का आकलन आसानी से हो सकता है। 10वां प्रश्न दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं
जिनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है वह आपको बताना है। वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग, न्याय के लिए सरोकार या अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो प्रक्रमण कौशल का आकलन करना, आकलन मतलब यही होता है कि अवलोकन करना या रिकॉर्डिंग करना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त होगा। सबसे कम की बात कर रहे हैं। बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना। यह हम दो ऑप्शन और हैं कि ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो देखिए, अगर हम आकलन के तौर पर देखें कि प्रक्रियाओं के बारे में सबसे जब कम उपयुक्त होगा कि बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास। निजी विवरण करना सबसे कम उपयुक्त होगा। अब बाकी जो सबसे अधिक है हमारे BCD ये सही ऑप्शन है और उपयुक्त होंगे, लेकिन सबसे कम युक्त निजी फीडबैक विवरण की बात करेंगे, ये सबसे कम उपयुक्त हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, बेमिसाल प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है और सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा के शास्त्र के संदर्भ में, पेडागोजी के संदर्भ में सिवाय किसके सभी वांछनीय अभ्यास हैं। एक के सिवाय आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पुस्तकी ज्ञान की विशेषता को स्वीकार करने, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो साथियों, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की विशेषता को स्वीकार करने, इसके सिवाय सभी यहाँ पे आपके वांछनीय मिलेंगे। A, B, D वांछनीय है, किसके सिवा? C के सिवाय। 13वां प्रश्न है, आपको पता है EVS में बहुत जो पेडागोजी के 8 से 10 प्रश्न आते हैं वह बहुत ही कुछ लॉन्ग टाइप के भी प्रश्न होते हैं। जैसे यह प्रश्न आपका है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, यानी निचोड़ती है, जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं धुलने के बाद, और फिर से पानी डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा, अब आपको बताना है। तो सभी को पता है किसका करना है, अवलोकन की बात करेंगे। भैया पहले देखने के लिए बोला गया और फिर पूछना, मतलब अवलोकन की बात किया जा रहा है। ठीक है, सभी समझ गए होंगे। सभी को पता है किसी घटना को देखकर उसके कारण का पता लगाना अवलोकन कौशल कहलाता है। अतः कक्षा 5 के विद्यार्थियों के सामने शिक्षिका द्वारा जो घटना दिखाई गया है उस घटना पर विद्यार्थी अपने विचार तथा घटना के कारणों को अवलोकन कौशल के द्वारा व्यक्त करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका होगा। चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, निर्देशन प्रदर्शन या हस्तपरक गतिविधि। तो प्रयोग करना आकलन का संकेतक है। प्रयोग करना मतलब हस्तपरक गतिविधि की बात करेंगे। कोई भी प्रयोग करेंगे तो हाथ से ही करेंगे, तो हस्तपरक गतिविधि हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, इसके बाद 5 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना और विशेष रूप से पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, क्योंकि जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो सही विकल्प को आपको चुनना है। कौन कौन से सही होंगे, और ये आपके सही विकल्प आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं।
1 और 4, 1 2 4, 1 2 3 या 2 3? सभी कमेंट करके बताएंगे। तो सभी को पता है पर्यावरण के अध्ययन में बच्चे शिल्पकला चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि वह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित होते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है हमारा सही होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए साथियों 16वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? संदर्भ पुस्तकें को, पोस्टर को, समाचार पत्र को, पाठ्य पुस्तक को। तो सभी को पता है कि कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए इनमें से जिस संसाधन का उपयोग सर्वश्रेष्ठ पाते हैं वह साथियों होगा समाचार पत्र की बात करेंगे। ठीक है, समाचार पत्रों में तत्कालिक परिस्थितियों एवं उसके लिए किए गए जो कार्यों का विवरण दिया होता है, जिस कारण बच्चों में और अधिक वास्तविक ज्ञान की क्षमता का विकास होगा। 17वां प्रश्न है साथियों, देख लेते हैं, समझ लेते हैं और इनका फीडबैक जान लेते हैं कि राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए साथियों, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु या थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में इनमें से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त होगा? सशक्त मतलब होता है मजबूत होगा। यह पाठ योजना एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों, कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषम सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो सभी को पता है कि पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में जो तर्क सबसे अधिक होगा, सशक्त होगा, वह यह होगा कि यह विषय सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो ये आपका ठीक है डिफिनेशन है, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए इनमें से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता है? स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ या स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल सी, ABC, केवल डी, केवल ए और बी। देखिए प्राथमिक स्तर की बात करेंगे, मतलब 1 से लेके 5 तक के क्लास की बात करेंगे, प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। तो मानचित्र बनाने और समझने के लिए किन कौशलों की विकास की आवश्यकता होगी? स्थान के सापेक्ष स्थिति की समझ होना, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होना, प्रतीकों, स्केल और पैमाने की समझ होना। तो स्केल और पैमाना कर दिया गया है, दोबारा हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ABC ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए साथियों अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, 19वां प्रश्न। इसके बाद हम 20 नंबर प्रश्न करेंगे। साथियों कक्षा 4 की एक शिक्षिका है, शिक्षार्थियों से कहती हैं कि वे अपने कार्यपत्रक अवलोकन में रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें और इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? अर्थात साथियों जो कार्यपत्रक होते हैं और जो रिपोर्ट सत्र होती है, वो जो सामग्रियाँ होती है उनको एक फोल्डर में डाल दिया जाता है। तो वो फोल्डर को किस नाम से जाना जाता है? पोर्टफोलियो, दत्तकार, परियोजनाकार, घटना, वृत्तांत, अभिलेख के नाम से। तो उसी को साथियों इन फोल्डरों को पोर्टफोलियो कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी को पता है कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री जिस फोल्डर के अंतर्गत रखा जाता है उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। 20वां प्रश्न है साथियों, 20वां प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है, 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि साथियों तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू पैटर्न पर चल रही है। सभी साथियों ध्यानपूर्वक समझिएगा कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है?
तो देखिए फर्स्ट प्राइमरी लेवल में मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में साफ सुथरा रेखांकन कौशल को बढ़ावा मिलता है। गणनाएं और अनुमान का माप के अनुसार चित्रण करना या सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो सभी को पता है मानचित्रांकन की अगर बात की जाती है तो उसके लिए शिक्षार्थियों के लिए सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी को बढ़ावा मिलता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे साथियों महत्वपूर्ण 20 प्रश्न पर्यावरण की जो आपकी सीरीज चल रही है ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। पार्ट नंबर है आपका 36 था और 20 प्रश्न हमने ईवीएस के पेडागोजी के पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के हमने कंप्लीट की लिए। ये आपको 20 प्रश्न कैसे लगे कमेंट करें, फीडबैक करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, तैयारी जारी रखें क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर शुरू पर ही है। मैं दोस्तों आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट मॉडल पेपर, नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट पर मिलेंगे। और सभी मित्र यहाँ पर लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद।